कल हम लोग पढ़े थे तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स का पहला क्लास में इंट्रोडक्शन पढ़े थे। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे, उसमें थर्मोडायनेमिक टर्म्स बहुत सारा पढ़े थे। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सब। फिर उसके बाद एडियाबेटिक वॉल, डायाथर्मिक वॉल, ये सब पढ़ाई हुआ था। और फिर तुमको थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताया गया था। तो ये सब टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे, ठीक है। पिछले क्लास में ये सब टॉपिक हो गया था। उसके बाद तुमको फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ भी बताया गया था और कुछ क्वेश्चंस बताया गया था। यही इतना ही हुआ था ना, फर्स्ट लॉ बता दिए थे हम। और वर्क डन बाय गैस वाला पी डेल्टा भी, ये सब हो गया था। उसके बाद तुमको इंटरनल एनर्जी भी बता दिए थे। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस क्या होता है, और U इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। समझ गया ना। तो आज इसके आगे बात करेंगे, ठीक। तो आज इसके आगे हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक तुम्हारा क्या क्या, पहला हीट कैपेसिटी क्या होता है, फिर क्वेश्चन करेंगे थोड़ा बहुत। वो फर्स्ट लॉ जो पढ़ाए थे ना, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W वाला, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और कुछ पैरामीटर्स देखेंगे जो गैसेस के मिक्सचर के टाइम पे Cp क्या होगा, Cv क्या होगा, गामा क्या होगा। तो ये मिक्सचर जब होगा तब क्या होगा। उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। समय बचेगा तो वो भी करेंगे, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला टॉपिक है तुम्हारा हीट कैपेसिटी। इसके बारे में तुमको पहले भी बताए थे जब हम कैलोरीमेट्री पढ़ा रहे थे। तो उसमें तुमको बताए थे हम ये कि कैलोरीमेट्री में तुमको बताया गया था कि जब हम ये करते, क्या बोलते तुम्हारा, किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते, तो हीट करते तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, MC डेल्टा T, है ना। तो जैसे सपोज करो तुम कुछ हीट दिया डेल्टा Q, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, MC डेल्टा T। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो अगर Q इक्वल टू MC डेल्टा T है तो इसमें C क्या है, C यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर का चेंज। बॉडी अगर हीट हो रहा है तो उसको टेम्परेचर में भी चेंज हम लोग देखेंगे। ये तुम्हारा क्या था, मास। C क्या तुम्हारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, यही था ना। तो बॉडीज के केस में हम लोग देखते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या, मास क्या, इससे हमको पता चल जाएगा कि हम कितना हीट दिए। तो इसमें से अगर C निकालना है तो C क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बाई M डेल्टा T हो जाएगा। तो सपोज करो कि हम यहाँ पर C को डिफाइन करना चाहते हैं, किसको, C को। तो अगर हम C को यहाँ डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको C का वैल्यू 1 कब मिलेगा, C का वैल्यू 1 कब मिलेगा, जब डेल्टा Q 1 हो, मास 1 हो और डेल्टा T 1 हो। लेकिन C का वैल्यू डेल्टा Q कब मिलेगा, तो इफ M इक्वल टू 1 ग्राम, डेल्टा T इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा Q हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारा लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूनिटी। यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूनिटी। अगर हम 1 ग्राम मास का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करेंगे तो जितना हीट देना पड़ेगा उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोलो, क्लियर है। दूसरा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सेम चीज है, लेकिन इफ M इक्वल टू 1, M की जगह क्या रहेगा यहाँ पे, N 1 मोल, और टेम्परेचर कितना चेंज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस। देन C इज इक्वल टू डेल्टा Q, और ये C कैपिटल होगा। क्या होगा ये, C कैपिटल, ये कैपिटल लेटर में लिखना है और उसको स्मॉल लेटर में। तो इस C को क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दैट मीन्स कि
कि अगर हम यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करेंगे तो डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। तो अगर एक मोल गैस का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज कर दें हम, तो उसमें जो हीट देना पड़ेगा वो हीट को क्या बोलेंगे हम लोग? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोलो अंतर समझ में आ रहा है? दोनों अंतर समझ में आ रहा है? मोलर वाला में कैपिटल सी यूज करना है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में स्मॉल सी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेगा दैट मीन्स आप किसका बात कर रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं आप? मास, ग्राम, मास का बात कर रहे हैं। और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेगा तो मोल्स का बात हो रहा है, मोल्स का। दोनों में अंतर समझ में आ गया? अब यहाँ पे जो लिखा हुआ देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर सीपी कहीं लिखा हुआ है कैपिटल सीपी, तो उसका मतलब क्या होगा? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। सेम अगर कहीं पे सीवी लिखा हुआ है तो उसका भी मतलब क्या होगा? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि ये वाला प्रोसेस जो होगा कब होगा? ये प्रोसेस होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। समझ रहा बात? सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जहां पे हम वॉल्यूम को क्या रखें? कांस्टेंट, तो उसमें हम लिखेंगे सीवी। और याद रखना कैपिटल सीवी और कैपिटल सीपी। बोलो क्लियर? नेक्स्ट हो गया, आगे लिखे। समझ आ गया सबको? ठीक है। हाँ, अब यहाँ एसआई यूनिट भी तुम याद कर ही लो। इसका एसआई यूनिट देखो क्या होगा? जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। और ये सब का भी वही होगा। तो अंतर समझ में आ गया सब में क्या है? हाँ, तुम ये फॉर्मूला पढ़ा होगा Cp माइनस CV इक्वल टू R। तो इसमें जो Cp और CV होता है ना, ये मोलर होता है। क्या होता है? मोलर वाला। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होता है यहाँ पे। अंतर समझ में आ गया दोनों? तो ये तुम्हारा हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। यहाँ पर तुमको बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बात तुमको याद रखना पड़ेगा। यूनिट क्या होता है, मोलर कब होगा और स्पेसिफिक कब होगा, और रिलेशन जो मेयर्स रिलेशन होता है उसमें Cp माइनस CV का वैल्यू में क्या कौन क्या है, ये सब। आगे बढ़ते। अगला टॉपिक क्या तुम्हारा? रिलेशन बिटवीन क्या? रिलेशन बिटवीन Cp एंड CV। कौन सा Cp CV? कैपिटल Cp और कैपिटल CV। ठीक है, तो देखो ये मोलर हो गया और ये भी क्या हो गया? मोलर। और ये क्या हो गया? R, गैस कांस्टेंट। तो हम इसको निकाल के दिखा देते कैसे होते हैं। ठीक है ना? तो देखो कैसे निकलेगा ये। तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था इसमें? डेल्टा क्यू अगर हम डी के टर्म में लिखे तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? समझ जाएगा? ठीक है ना? थोड़ा आसान होता है, छोड़ो हटाओ। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। वर्क डन भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ बोथ साइड्स हम इसको चेंज कर देते हैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब एक तरह से डिफरेंशिएट कर दिए विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या कर दिए? डिफरेंशिएट। तो ये डेल्टा क्यू बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा टी, या डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं हम इसको, इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, या डी यू बाई डी टी लिख सकते हैं इसको, प्लस डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, या फिर डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख सकते हैं इसको। यहां तक समझ आया? अब देखो ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हो गया इक्वल टू डेल्टा यू बाई डेल्टा टी हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि डेल्टा डब्ल्यू को पीवी इक्वल टू हम लोग एनआरटी जानते हैं, तो डेल्टा डब्ल्यू हम तुमको पढ़ाए थे या डब्ल्यू पढ़ाए थे, पी डेल्टा भी पढ़ाए थे। तो हम यहाँ पे डब्ल्यू की जगह पी डेल्टा भी रख देंगे और हम प्रेशर को मान लिए कांस्टेंट। पी डेल्टा भी कहने का मतलब क्या हुआ? प्रेशर कांस्टेंट। या तुम ऐसा रख दो कि डब्ल्यू में पी क्या माने? कांस्टेंट। तो इसका चेंज तो होगा नहीं ना टेम्परेचर के साथ, किसका चेंज होगा? वॉल्यूम का। तो हम इसको पी को पी रहने देंगे और वॉल्यूम का चेंज लिख देंगे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। समझ आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तुमको पढ़ा है कि Cp इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। ये कब होता है?
ये होता है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है ना, ये समझ रहा है। तो अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे इसकी जगह, तो इसके जगह हम लिख देंगे एन सी पी कैपिटल सी, और इसके जगह ये कल पढ़ाए थे हम, कल हम तुमको एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, जिसमें कि सी वी का था एफ आर बाई 2, याद है? तो यहां पर हम इसके जगह रख देंगे एन, क्योंकि देखो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी एन सी वी हो जाएगा, तो एन सी वी, और ये देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है ना, तो इसको रख देंगे एन आर, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी हो रहा है, दैट मीन्स कि पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी होगा ना जी। तो यहां से पी डेल्टा वी को एन आर, पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को क्या लिख देंगे, एन आर लिख देंगे, समझ गया ना। तो यहाँ रख देंगे एन आर, एन सब जगह से कट जाएगा, तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। बोलो क्लियर है? हाँ आओ जी, आओ आओ, वेट कर रहा था। तो यहाँ पे सी पी माइनस सी वी क्या हो गया, आर हो गया, नहीं समझ आ रहा। तो ये एक तरीका है निकालने का, है कि नहीं? तो तुम चाहो तो इसको याद रख सकते हो कि हाँ ऐसे करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं, सी पी माइनस सी वी। आसान तरीका बताया हम, कुछ ऐसा डिफरेंशियल वगैरह ज़्यादा हार्ड टर्म इसमें यूज नहीं किए, मतलब था कि समझना है। बोलो क्लियर है? डाउट है किसी को? आगे बढ़े, आगे बढ़े, हटा दे इसको, पूछना कुछ? ठीक है, नेक्स्ट आ गया तुम्हारा गामा। क्या आ गया? गामा। गामा क्या होता है? हीट कैपेसिटी रेशियो बोल लो, या एक और एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ाएंगे ना, तो उसमें पीवी का पावर में रहेगा गामा, तो उसको भी तुम कह सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ गामा का मतलब क्या है, सीपी बाई सीवी, ठीक है ना। सीपी तुमको पता है क्या है, सीवी तुमको पता है क्या है। अब देखो थोड़ा बहुत फॉर्मूला और बताएंगे। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू बोले तो आर, और हम यहाँ दोनों तरफ अगर सीवी से डिवाइड कर दे चलेगा, तो ये हो जाएगा सीपी बाई सीवी माइनस 1 इक्वल टू आर बाई सीवी। अब इसको क्या लिख देंगे, गामा माइनस 1 इक्वल टू, ये गामा हो गया आर बाई सीवी। तो यहां से सीवी का एक और फॉर्मूला आ गया, आर बाई, बोलो समझ आया? तो सीवी इक्वल टू हम लोग आर बाई गामा माइनस 1 भी यूज करेंगे। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक, एक तो ये हो गया। अभी तुमको कितना फॉर्मूला बताया, देखो 1 2, फिर ये तीसरा है ना, इससे पहले फर्स्ट लॉ बताए थे, ठीक है। जीरोथ लॉ में कोई फॉर्मूला नहीं बताए थे, जीरोथ लॉ में कॉन्सेप्ट बताए थे टेम्परेचर का, और कुछ फॉर्मूला बताए थे हैं, हाँ एक वर्क डन बाई गैस वाला फॉर्मूला बताए थे। तो ये सब फॉर्मूला तुमको एक जगह लिख के ढंग से याद रखना पड़ेगा कि कौन कहाँ लगेगा। बोलो क्लियर है? चलो अभी एक और चीज़ तुमको बताते हैं हम यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पर Cp का वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसका, Cp का, तो Cp इक्वल टू गामा Cv होगा ना, तो Cp इक्वल टू हो जाएगा गामा Cv, और Cv का वैल्यू अभी निकाले कितना, R बाई गामा माइनस 1। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? एक चीज और तुमको अभी बताया थोड़ा देर पहले, जितना बता रहे ना ये सब तुम नहीं भी याद रखेगा अगर, तो एक पता होने से, उसका स्टेप्स पता होने से तुम निकाल लेगा तुरंत। नहीं समझे बात? मान लो भूल गया, अब भूलने का तो कुछ भी भूल जाते हैं हम लोग, है ना, नाम भी भूल जाते कभी कभार, है नहीं भूलते? नाम कैसे भूलेगा, डेली बचपन से एक ही चीज़ सुनते आ रहे हैं। लेकिन इसको तुमको थोड़ी ना डेली बचपन से सुबह सुबह गाना की तरह बजा के सुनाया जाता है, तो भूल जाएगा। भूल जाएगा तो फिर तरीका याद रखो कि ऐसे करके निकाल लेंगे तुरंत, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड लगेगा। तो ये एक और आ गया, देखो Cp इक्वल टू गामा आर बाई, नहीं गामा आर बाई गामा माइनस 1। बोलो क्लियर है? एक फॉर्मूला और कल बताए थे, Cv इक्वल टू एफ आर बाई 2, Cv इक्वल टू एफ आर बाई 2 बताए थे ना। चलो ठीक है,
तो हम अभी थोड़ी देर पहले हम लिखे, क्या लिखे, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो हम यहाँ पर अगर सी वी के जगह पे रख दे एफ आर बाई टू इक्वल टू आर, तो ये उधर जाएगा, तो सी पी इक्वल टू आर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एफ बाई टू आ जाएगा ना, बोलो सही है। तो सी पी का एक और फॉर्मूला आ गया, आ रहा समझ में, क्लियर है, एनी डाउट्स? ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला हम तुमको यहाँ पे सिखा रहे कि इस तरह से ऐसे करके निकाल सकते हैं, आ रहा समझ में। चलो अभी एक और तुमको बताते हैं। देखो सी पी बाई सी बी इक्वल टू क्या होता है, गामा होता है। अभी हम सी पी का वैल्यू निकाले कितना, आर 1 प्लस एफ बाई टू, ये निकाले ना, आर 1 प्लस एफ बाई टू। और सीवी का वैल्यू सीवी एफ आर बाई टू इक्वल टू गामा होगा ना। ध्यान से देखो यहाँ पे आर कट गया, ऊपर क्या 1 प्लस एफ बाई टू है, और नीचे क्या एफ बाई टू है, इक्वल्स टू गामा हुआ। यहां से ध्यान से देखना, ये 2 प्लस एफ हो जाएगा और नीचे का 2 कट जाएगा, इक्वल टू गामा हो जाएगा। तो यहां से 2 बाई एफ प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू गामा। बोलो समझ आया? तो हम ये चाह रहे थे, बोलो क्लियर है? इतना सारा फॉर्मूला है, तुमको सारा एक जगह पे लिख के रखना पड़ेगा या फिर याद रखना पड़ेगा। लिख लीजिए मतलब समझ लीजिए, और जो पूछना पूछ लो। कौन कैसे हो रहा है समझ आ रहा है? एक से दूसरा आ जाएगा, दूसरे से तीसरा आ जाएगा। पहले तुमको सबसे पहले तो ये याद रखना था, इसका डेरिवेशन तुम एज अ नीट एस्पिरेंट या जेई एस्पिरेंट कोई ज़रूरी नहीं कि याद ही रखो उसका डेरिवेशन, बट रखने में क्या बुराई है, चलेगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ये तुम्हारा एक पहला हो जाएगा, फिर दूसरा ये हो जाएगा, उसके बाद तीसरा कहाँ गया, तीसरा कहाँ गया, ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर चौथा हो जाएगा। ये सब एक ही से आ रहा है ना, एक ही से एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते। कुछ पूछना, किसी को डाउट है? हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, सब कुछ कर लिए ये, बस समझेंगे, ठीक है ना। देखो पहला क्या है, मोनो एटॉमिक। क्या है? मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक में तुमको बताए थे, जैसे एग्जांपल में हीलियम, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3। इसका एफ आर बाई टू हो जाएगा तो 3r बाई टू। और ये वाला वैल्यू सीपी अभी करके बताया, सीपी का 1 प्लस एफ बाई टू प्लस 1 इंटू आर है ना। तो यहाँ पे f का वैल्यू 3 बाई टू प्लस 1 कर दो इंटू आर, तो 5r बाई टू हो जाएगा ना। तो उस तरह से करके तुम सब निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 5r बाई टू। और गामा क्या था, cp बाई cp बाई cv। तो cp है 5r बाई टू और cv कितना है 3r बाई टू। तो यहाँ से r बाई टू कट गया तो 5 बाई टू आया, सॉरी 5 बाई 3 आया। 5 बाई 3 का वैल्यू 1.67। बोलो क्लियर है? किसी को डाउट है? चलो वेरी गुड। उसी तरह से डाया एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक लीनियर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 5, ठीक, और 5r बाई टू, फिर उसके बाद ये सेम ऐसे करके 7r बाई टू, और गामा का वैल्यू 7/5 या फिर 1.4। ये सब हमको याद रखना पड़ेगा, ये तो याद रख ही लो ये वाला। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो तुमको फिर वहाँ गामा खुद से याद करके लिखना पड़ेगा क्या है। जैसे बोल दिया डायटोमिक गैस है, क्या बोला, डायटोमिक गैस। तो अगर डायटोमिक गैस है तो तुमको अगर सपोज इसका वैल्यू नहीं पता, किसका, गामा का, तो फिर Cp बाई Cv करके ही निकालेंगे हम, Cp बाई Cv करके निकाल लेंगे। समझ गया ना? ये सब पहले पढ़ाए थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और रोटेशनल वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। क्वेश्चन है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस पासेस फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, फर्स्ट बाय मीन्स ऑफ प्रोसेस 1, देन बाय मीन्स ऑफ प्रोसेस 2, इन विच ऑफ द प्रोसेस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस ग्रेटर। देख के बता सकते हो, देख के बता सकते कि कैसे बनेगा। पहला वाला में क्यों बोलो जी, क्यों आज कैसे आना हुआ
हैं? कुछ पार्टी वार्टी दे रहे क्या? तो बोलो कैसे होगा ज़्यादा फर्स्ट वाला में, कैसे पता? और क्यू यू का यू 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 के बारे में बोलो। हैं? दोनों सेम टेम्परेचर पे? हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। ऐसे बोलना चालू करेंगे हम, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट सेम है। ए से बी जाना है मेरे को। अब हम ए से बी चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए, ए से बी ही जाना है। ए का जो इनिशियल स्टेट हो गया और बी जो है फाइनल स्टेट। चाहे हम 1 से जाएंगे चाहे 2 से जाएंगे, हमेशा हम तो सेम इनिशियल फाइनल स्टेट के बीच में पहुंचेंगे। अब जब इतना हमको पता है तो डेल्टा यू चाहे हम 1 से जाएं चाहे डेल्टा यू हम 2 से जाएंगे तो हम ए से बी ही ना, तो इन दोनों केस में डेल्टा यू सेम हो जाएगा। अब मेरा फर्स्ट लॉ के हिसाब से डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो डेल्टा यू तो दोनों केस में सेम है, तो जिसमें वर्क डन ज्यादा होगा उसमें अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो, अगर ए से बी 1 से जाएंगे तो एरिया उसके नीचे का ये वाला होगा, है ना। लेकिन अगर हम ए से बी इधर से जाएंगे तब तो उसका एरिया ये वाला होगा, तो वर्क डन फर्स्ट वाले केस में ग्रेटर होगा। तो वर्क डन इन फर्स्ट इज ग्रेटर देन वर्क डन इन 2, और ये सेम है तो उस हिसाब से डेल्टा Q1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2। बोलो क्लियर है? आसान सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रेशर इन ए मोनोएटॉमिक गैस इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 8 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो व्हेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम 0.2 से 0.5 मीटर क्यूब, कैलकुलेट व्हाट वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन निकालना, एरिया निकाल दो। ए से बी क्या ट्रेपेजियम है ना, तो ए से बी का हम एरिया निकाल देते। देखो ये ए से बी गया, बस ए से बी जाना है ना, और तो कहीं कुछ ग्राफ दिख नहीं रहा मेरे को, बाकी सब डॉटेड लाइन है। तो ए से बी जाना है, तो ए से बी जाना है तो ऐसे गए हम, ठीक है। और मेरा एरिया यही होगा ना, ये एरिया हो जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें कि एक पैरेलल साइड ये वाला है और दूसरा पैरेलल साइड ये वाला है। ये 0 से 4 है और ये 0 से 8 है, तो 4 + 8 हो जाएगा पैरेलल साइड का सम, तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 का यूनिट क्या होगा? 12 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड, और हाइट दोनों के बीच यही है ना, 0.2 से 0.5, तो कितना हो जाएगा वो? 0.3। समझ गया? और इसका यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। चलो ठीक है, तो 2 × 6 थी 18, 1.8 × 10⁵ क्या यूनिट हो जाएगा? वर्क है ना, जूल। किसका? इसका सही है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। दूसरा, इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा वो तुमको यहाँ पे बताना है। FR/2, CV FR/2, और नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लो। तो मोनो एटॉमिक मतलब 1 मोल। F का वैल्यू हमको पता है, F का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3, और CV का वैल्यू कितना हो जाएगा? FR/2 मतलब 3R/2। समझ आ रहा है? तो CV का वैल्यू हमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स हम कितना ले रहे हैं? 1 मोल। क्लियर है? तो यहाँ डेल्टा T को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो P1V1 = nRT1, ठीक है ना। P2V2 = nRT2। तो अगर मेरे को nRT2 - T1 चाहिए, nRT2 - T1 चाहिए, तो P2V2 - P1V1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? दैट मीन्स कि nR डेल्टा T को अगर कोई P2V2 - P1V1 यहां पर लिख दे तो पाप तो नहीं है। और हम जानते हैं कि जो मेरा डेल्टा U होता है
वो होता है एन सी वी डेल्टा टी। अब हम एन डेल्टा टी का वैल्यू क्या लिख देंगे, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई R, और इनटू में क्या था CV, CV का वैल्यू FR/2, FR/2 हो गया ना, RR कट गया, तो यहां से डेल्टा यू कितना आ गया, डेल्टा यू इक्वल टू कितना आ गया बोलो, 3/2 P2V2 माइनस P1V1। तुमको तो पता ही है यहाँ प्रेशर कितना, यहाँ वॉल्यूम कितना, प्रेशर कितना, सब तो पता ही। नहीं समझ आया तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे। बोलो समझ आ रहे, अरे भाई नहीं समझ आ रहे, अब इसके आगे भी कर दे क्या, तुम लोग समझ में आ रहे हैं? हाँ ठीक है, तो डेल्टा यू हो जाएगा P2 3/2, P2 मतलब यहाँ का प्रेशर, B का प्रेशर कितना 8 × 10⁵ और वॉल्यूम 0.5 माइनस हो गया P2V2, यहाँ का प्रेशर कितना है 4, तो 4 × 10⁵ और वॉल्यूम 0.2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3/2, 8 और 5 कितना होता है 40, तो 40 में से एक डेसिमल चला जाएगा तो 4 बचेगा, और उधर से हो जाएगा 4 दूनी 8 मतलब 0.8, तो इधर हो गया 40 मतलब 4 माइनस 0.8, यही ना, सही कर रहे हैं ना, तो 3.2 हो जाएगा और 10⁵ रहेगा, सही कर रहे हैं, तो 3.2 × 10⁵, तो कितना हो जाएगा, ये 16 से कट जाएगा और 16 × 48, तो 4.8 × 10⁵, ये सेम आंसर कितना लोग का है, बहुत कम लोग बनाए जी इसको, और इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा जूल, बोलो समझ आया, ऐसे बनाना था इसको, बस थोड़ा सोचना था कि FR/2 तो चलो CV हम निकाल लेंगे, और डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा T, तो N का वैल्यू हम 1 ले लेंगे, CV का वैल्यू कितना है FR/2, और फिर डेल्टा T तो हमको पता नहीं था, लेकिन PV डायग्राम दिया होगा ना, तो PV डायग्राम दिया हो तो P डेल्टा V इक्वल टू लिख देंगे NR डेल्टा T, मतलब सॉरी P1V1 P2V2 माइनस P1V1 इक्वल टू NR डेल्टा T, तो NR N डेल्टा T को रिप्लेस कर दो, फिर जो वैल्यूज दिया उसको रख दो, तुम्हारा डेल्टा यू आ जाएगा, और लास्ट वाला के लिए फर्स्ट लॉ लगा दो, लास्ट वाला के लिए क्या लगा दो, फर्स्ट लॉ क्या होते हैं, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, तुमको डेल्टा यू पता चल चुका है कितना 4.8 × 10⁵, और W कितना है 1.8 × 10⁵, ऐड हो जाएगा 8 8 16, 4 1 5 6, 6.6 × 10⁵ जूल, बोलो क्लियर है, तो इस तरह से बना लेंगे सब, आगे बढ़े, तो जाके दोबारा एक बार और बना लेना, देखते टाइम दोबारा से, नोट्स भी कलम भेज दिए थे ठीक है, और वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दिए, सब कर दिए, चलो देखो आगे 7 नंबर, 50 कैलोरी का हीट जो है शुड बी सप्लाइड टू टेक ए सिस्टम फ्रॉम द स्टेट ए टू द स्टेट बी। 50 कैलोरी ऑफ हीट शुड बी सप्लाइड टू टेक ए सिस्टम फ्रॉम द स्टेट ए टू द स्टेट बी। स्टेट ए से बी तक ले जाने में कितना हीट देना पड़ेगा हमको 50 कैलोरी। ए देखो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, ए से सी, सी से डी, इधर ए से डी, डी से बी, इधर ए से बी, तो यहाँ पर अलग अलग पाथ दिया हुआ है, हमको उसके हिसाब से आंसर निकालना पड़ेगा। तो 50 कैलोरी ऑफ हीट शुड बी सप्लाइड टू टेक ए सिस्टम फ्रॉम द स्टेट ए टू द स्टेट बी थ्रू द पाथ ए सी बी। अगर हम ए सी बी से जाते हैं तो हमको 50 कैलोरी का हीट का जरूरत है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट टू बी सप्लाइड टू टेक इट फ्रॉम ए से बी वाया ए डी बी। अगर हम ए से सी और सी से बी ना जाएं, हम ए से डी जाएं और डी से बी जाए अगर, तो कितना हीट हमको देना पड़ेगा। 2 मिनट दे रहे, जल्दी बनाइए। और कोई बना है? एक का आंसर है कितना 21 कैलोरी जूल। 21 कैलोरी, तुम्हारा 215.5 जूल। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए। पहले तो हमको ये बताओ कि अगर हम ए से डी जाते हैं फिर डी से बी जाते हैं, तो अगर हम पहले देखें जो हमसे पूछ रहा हम पहले वो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि बनेगा कैसे। जैसे मेरे से पूछ रहे हैं कि हम पहले जा रहे हैं ए से डी और फिर कहाँ से जा रहे हैं डी से बी, तो
तो ये मेरे को मिल जाएगा वर्क कहाँ से कहाँ तक का, ए से डी और डी से बी का। क्लियर है, ये वर्क मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ पर ए और बी के बारे में बात करें तो डेल्टा यू जो होगा ए से डी और डी से बी वो किसके बराबर होगा, डेल्टा यू ए से सी और सी से बी। चाहे तुम ए सी भी होते हुए जाओ या ए डी भी होते हुए जाओ, दोनों केस में तो इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम ही रहेगा, क्योंकि फाइनली हमको बी पे पहुंचना है, ए से बी पे इनिशियल फाइनल स्टेट क्या सेम है, समझ रहा बात। तो ये तो दोनों केस में सेम हो जाएगा। तो अगर वर्क देखिए तो वर्क तो अलग अलग होगा। अगर हम इधर से जाते ए से डी जाते फिर डी से बी जाते तो अलग वर्क होगा, है ना। और अगर हम बी से ए से सी जाते और सी से बी जाते तो अलग वर्क होगा। तो ये वर्क के डिफरेंस के चलते हीट अलग अलग हो जाएगा। तो हम दोनों केस में वर्क निकाल लेते हैं, मेरा काम हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है। चलो देखो, पहला हम निकालते हैं वर्क डन फ्रॉम ए से सी। बोलो ए से सी मतलब ए से सी के नीचे का एरिया, ए से सी यहाँ तक है, इसका एरिया यही होगा ना। तो ये कितना तुम्हारा 100 से 300, तो 100 से 300 मतलब 200 सीसी, 200 सीसी मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब। और हाइट कितना है 50 किलो पास्कल, तो 50 इंटू 10 का पावर 3 पास्कल। बोलो समझ आ रहा है। तो ये तुमको दे देगा एरिया ए से सी का। तो एरिया ए से सी लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो, तो 50 इंटू 10 का पावर 3 पास्कल इंटू 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको मीटर क्यूब में चेंज कर दो -6 से गुना करके। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा 3 और इधर एक 4, 4 और 2 6, तो सारा जीरो खत्म। और यहाँ से 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 जूल तुम्हारा आ गया वर्क। सही लिखे। फिर तुम सी से बी जाएगा कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। सी पे वॉल्यूम था 300 सीसी और जब बी पे गए तो भी 300 सीसी है, वॉल्यूम कहाँ चेंज हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा वर्क इन बी से सी से बी 0 हो जाएगा। तो टोटल वर्क जो होगा ए से सी और सी से बी कितना हो जाएगा 10 जूल। और हीट तो मेरे को पता था, हीट जो ए से सी और सी से बी में होगा वो 50 कैलोरी होगा, है ना। 50 कैलोरी को चेंज कर दो, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो 50 इंटू 4.2 कितना होगा 210 जूल। बोलो समझ गया। तो ये तुमको पता है, ये पता, तो डेल्टा यू तो आ ही जाएगा ना। डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डब्लू। तो डेल्टा यू हो जाएगा, डेल्टा क्यू कितना आया था 210 जूल माइनस 10 जूल, तो कितना हो जाएगा 200 जूल। तो डेल्टा यू 200 जूल था और बाद में भी उतना ही रहेगा, चाहे तुम दूसरा स्टेप से जाओ या जैसे जाना जाओ। तो सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में हम निकालेंगे वर्क डन ए से डी। तो ए से डी तो कोई वर्क होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या है वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क कैसे होगा। उसके बाद फिर जाएंगे वर्क डी से बी जाएंगे। तो डी से बी के लिए तुम्हारा उसके अंडर का एरिया, मतलब यहां से पूरा इसके नीचे का एरिया, ऐसे समझ रहा। तो इसके नीचे का एरिया निकालने के लिए ये हाइट कितना है 155 किलो पास्कल, 155 किलो पास्कल, और ये कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ लिखो 155 किलो पास्कल मतलब 10 का पावर 3 पास्कल इंटू इधर कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो 200 इंटू 10 का पावर -6 मीटर क्यूब। तो यहाँ से 3 हो गया और 2 5 हो गया और इधर -6, तो एक -1 बचेगा। तो एक 15.5 इंटू 2 कर देंगे, नहीं समझा। अरे 3 इधर 2 इधर 5 और इधर -6, तो -1 बचेगा पावर में, तो उसको 15.5 लिख देंगे और इधर 2 है, तो कितना हो जाएगा 31 जूल। तो डेल्टा यू तो मेरे को पता था, अभी भी डेल्टा यू कितना रहेगा जी 200 जूल, 210 200 जूल। तो हीट तो आ ही गया ना। डेल्टा क्यू इक्वल टू ए से सी, ए से डी, डी से बी। तो डेल्टा यू जो पहले था अभी भी वही रहेगा, और वर्क डन फ्रॉम ए से डी और डी से बी। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना है डेल्टा यू पहले कितना था 200 जूल और प्लस 31, तो कितना हो जाएगा तो 231 जूल। बोलो समझ आ रहा है किसी का सही है। बोलो क्लियर है सबको। हाँ बोलो जी। अरे वहाँ वर्क हुआ ही नहीं है ना। है
बोला फाइंड दी हीट सप्लाइड टू दी सिस्टम, है ना, सप्लाइड टू टेक इट फ्रॉम ए से बी वाया ADB। समझ गया, यही बोला है। ए से डी और डी से बी जाने में ए बी जाना है, लेकिन ए से बी डायरेक्ट नहीं जाना है। पहले तुमको ए से डी जाना है, फिर डी से बी जाना है, ये लिखा हुआ वहाँ। हाँ, ए से सी जाना है, फिर सी से बी जाना है। हाँ, ए से सी का अंदर का एरिया लिए। ट्राइंगल क्यों लेगा तुम ए से सी जाएगा, फिर सी से बी जाएगा, तो सी से बी तो कोई एरिया है ही नहीं। हाँ, पी डेल्टा वी में डेल्टा वी है ही नहीं, चेंज होगा ही नहीं वॉल्यूम, तो वर्क कैसे होगा। और किसी का कोई डाउट है? और किसी का कोई डाउट है? ऐसा कोई जरूरत तो पड़ा नहीं मेरे को साइक्लिक का। कैसे कर दी माइनस तुम? हम तो केवल इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज वॉल्यूम देख रहे। अरे भाई, तो साइक्लिक प्रोसेस कर कहाँ रहे हम साइक्लिक कर रहे हैं, हम साइक्लिक कर रहे हैं। हम तो सीधा ए से बी जा रहे हैं ना, साइक्लिक हो गया वो। तो फिर तुम बस ये देखो। अरे भाई, तो तुमको पूरा साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन पूछा ही नहीं है ना। ऐसा थोड़ी बोला कि ए से डी जाओ, डी से बी जाओ, बी से सी जाओ, फिर सी से आओ। हाँ, क्या नहीं होता है? अरे जरूरत नहीं है मेरे को यहाँ, होता तो सब जगह है, लेकिन जरूरत नहीं है ना। समझ रहे हो, जरूरत नहीं है हमको लगाने का। हमको बस ये देखना है कि वॉल्यूम बढ़ा या घटा। वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क पॉजिटिव, घटा तो नेगेटिव। हम ए से सी गए, वॉल्यूम बढ़ा, सी से बी गए, कुछ नहीं हुआ। ए से डी गए, कुछ नहीं हुआ। डी से बी गए, वॉल्यूम बढ़ा, तो नेगेटिव का कोई बात ही नहीं फिर। समझ गए? और किसी का कोई डाउट है? अरे यार, इतना अच्छा आदमी तुमको कहाँ मिलेगा जो क्वेश्चन बताने के बाद वो भी एक एक स्टेप लिखने के बाद रुका हुआ है कि कोई कुछ पूछे। दिया लेके भी ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो पूछता ही नहीं है। चलो आगे लिखते हैं। यहाँ पे तुमको क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि 50 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज, अच्छा 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 10 से 20। व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। आर जो यहाँ तुमको दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ 8.36 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। सबसे अच्छा है कि तुम इसको ले लो R इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, और ये तो दिया हुआ है CP उसी यूनिट में। समझ गए? तो कोई दिक्कत उससे? हाँ, 300 सही आंसर है। जैसे तुम्हारा पहले निकालो CP, हाँ लेकिन एक बार में तो सही नहीं बनाया। मैं बनाया। कौन बनाया एक बार? मैं बनाया। 300 आ गया तुम्हारा? ठीक है, चलो बहुत। मेरा भी आ गया 300। तो CP माइनस CV इक्वल टू R। CP दिया हुआ है तो CV इक्वल टू हो जाएगा CP माइनस R, और CP हो जाएगा 8 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, और वो हो जाएगा 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। बोलो समझ आ रहा है? तो ये अगर आ गया और बोला है कि 5 मोल है, तो N का वैल्यू कितना ले लेंगे? 5 मोल। और ऑक्सीजन है, इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा V 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा V 0 तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ? डेल्टा T 10 से 20, मतलब डेल्टा T 10 होगा। इतना समझ में आया? तो बोला है कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट के बराबर होगा ना। फर्स्ट लॉ में तो वर्क डन 0 हो गया ना, तो वर्क नहीं रहेगा, केवल डेल्टा U रहेगा। अरे ये था फर्स्ट लॉ, इसमें ये तो 0 हो गया ना, तो ये 0 हो गया, तो डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q, और डेल्टा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है NCV डेल्टा T। तो डेल्टा U डायरेक्ट भी लिख सकते थे NCV डेल्टा T, ऐसा नहीं। N का वैल्यू 5 मोल, CV का वैल्यू कितना? 6 कैलोरी पर मोल, और ये 10, तो 6 25 30, 300 कैलोरी, 300 कैलोरी। नेक्स्ट अगला सवाल, मिटा दे इसको।
कौन कौन सही बना है? देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर द प्रोसेस प्रेशर इक्वल टू A/T फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस, जहाँ पर A कांस्टेंट है और CV का वैल्यू तो 3R/2 होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ दिया हुआ अच्छी बात है, जहाँ नहीं दिया रहेगा वहाँ याद रखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था? डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्लू, यही था ना। तो हम डी क्यू को क्या लिख देंगे? डी यू प्लस पी डी वी लिख सकते हैं ना इसको, हाँ ठीक है। अब हम दोनों तरफ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो डी क्यू बाई डी टी, या ऐसे भी कोई लिख सकता था क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू, फिर वो जो हम लोग शुरू में किए थे ना डेल्टा टी से, नहीं डेरिवेशन कर रहे थे उस टाइम बताए थे ना, तो उस हिसाब से भी तुम कर सकते हो जैसा तुमको आसान लगे। तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, ये हो जाएगा डी यू बाई डी टी, और ये हो जाएगा पी डी वी बाई डी टी। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। सीपी नहीं लिख देंगे हम, सीपी तब लिखेंगे जब प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट ऐसा तो कुछ बोला नहीं ना, इसीलिए हम इसको लिख देंगे सी, और ये डी यू बाई डी टी को, अच्छा सी नहीं सॉरी एन सी। नंबर ऑफ मोल हम कितना ले लें यहाँ? नहीं 1 ले लो, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू क्या हो गया 1, एन इक्वल टू 1, ठीक है 1 मोल। तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डी यू बाई डी टी सी वी हो जाएगा, और इसको क्या लिख देंगे? पी डी वी बाई डी टी। बोलो यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया सबको? अब हमको यहाँ पर देखो CV तो हम 3R/2 जानते हैं, मेरे को C का वैल्यू निकालना है ना। फाइंड मोलर स्पेसिफिक हीट, तो मेरे को किसका वैल्यू निकालना है? C का। तो अगर हमको C का वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो C का वैल्यू लाने के लिए हमको पहले यहाँ पर जो P dV बाई dt है इसका वैल्यू कहीं से लाके निकाल के रखना पड़ेगा। P dV को NR dt रख देंगे, है ना। PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT ये होता है, और PdV इक्वल टू तुम बोल रहे हैं सर NRDT रख दीजिए, है ना। प्रेशर और वॉल्यूम में कोई रिश्ता है यहाँ पे? ये प्रेशर और टेम्परेचर में कोई रिश्ता है यहाँ पे? तो तुम इसको कांस्टेंट मान के dV को खाली इंटीग्रेट करो। यहाँ पर PV इक्वल टू हम लोग NRT पढ़ते हैं ना, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम इसको लिख देंगे P डेल्टा V इक्वल टू NR डेल्टा T, यही लिखेंगे ना। क्या यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है? वही तो बोल, चेंज हो रहा है ना। तो जब प्रेशर चेंज हो रहा है तो तुम ये कैसे लिखोगे? नहीं समझा? तुम यहाँ पर ऐसे लिखेगा, देखो यहाँ पे तुम ऐसे लिखेगा, देखो PV इक्वल टू NRT होता है ना, तुम इसको ऐसे लिखो P का वैल्यू A/T इंटू V इक्वल टू RT, है ना। समझ रहा बात? तो यहाँ पर A इंटू V इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT स्क्वायर हो जाएगा, सही लिखे हम। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा? R बाई A इंटू टी स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ dV बाई dt करते हैं तो ये R बाई A तो कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का 2t लिख देंगे। बोलो समझ आ रहा है? नहीं समझा? तो यहां से अगर हम dV बाई dt का वैल्यू निकाले तो कितना आ जाएगा? 2RT बाई A। तो कुछ फायदा हुआ? यहां वैल्यू रखो, C इक्वल टू CV प्लस P, dV बाई dt कितना है? 2RT बाई A, समझ गया। और P का वैल्यू कितना होता है? A/T, तो P की जगह A/T रखेंगे, यहाँ लिखे। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV प्लस A/T इंटू 2RT बाई A और A कट गया, T से T कट गया, तो C इक्वल टू CV प्लस 2R, सही लिखे ना, ठीक है। CV का वैल्यू कितना है? 3/2R, तो CV इक्वल टू 3/2R वहां रख दो।
तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV 3R/2 प्लस 2R, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 7R/2। बोलो समझ आया? तुम देखो तुम गलती क्या कर रहे हो, तुम बोल रहे थे सर PdV को NR लिख दीजिए, तो PdV/dt को NR लिख दीजिए, क्या यहाँ NR आया है? नहीं समझा बात? अरे PdV यहाँ देखो, P यहाँ लिखे PV इक्वल टू NRT होगा, तो अगर हम तुम्हारे हिसाब से PdV इक्वल टू RdT लिखते हैं तो PdV/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, R के बराबर। तो तुम्हारे हिसाब से हमको यहाँ R लिख देना चाहिए था, तो अगर हम यहाँ R लिख देते तो लास्ट में तो ऐसा कुछ आया नहीं, कितना आया है? तो गलत आंसर नहीं आएगा। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर रिलेटेड है। प्रेशर इक्वल टू क्या है, A/T, तो प्रेशर टेम्परेचर क्या है, रिलेटेड है, तो तुम उसको नेग्लेक्ट कर देगा क्या? तो तुमको वो अलग से निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं समझ आ रहा है, उसके बाद वहां रखना होगा। तो स्टेप्स ध्यान से देखो क्या क्या किए। पहले ये थर्मोडायनेमिक्स का नियम लिख दिया हम, पहला वाला, फिर इसको टेम्परेचर के साथ चेंज कर दिए, ये दूसरा हो गया पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट क्या किए, इसको C लिख दिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हम 1 लिए हैं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो इसको NC की जगह C लिखेंगे, इसको CV लिखेंगे, और इसको हम NR नहीं लिख देंगे जो पहले किए थे हम डेरिवेशन में। समझ रहा बात? इसको NR नहीं लिखेंगे, हम वेट करेंगे किसका, कि हम dV/dt का वैल्यू निकालें। तो वेट करके हम फिर इधर में आकर के, यहाँ पे आकर के हम क्या करेंगे कि PV का RT के बराबर N1 है, तो फिर यहाँ पे मेरा P का वैल्यू कितना, A/T है, और ये V है RT है, फिर यहाँ से AV इक्वल टू RT स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम V को जो है ना डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तो dV/dt हो जाएगा ये R/A कांस्टेंट है, और T स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, T का पावर 2 - 1 T बचेगा। नहीं समझा? तो इस हिसाब से dV/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2RT/A, और ये 2RT/A को यहाँ रख देंगे dV/dt के जगह पे, समझ गया? और P के जगह पे A/T रख देंगे, समझा? और जो कटना कट जाएगा, फिर वैल्यू रख दो, आंसर 7R/2। अब भी डाउट है? चलिए आगे बढ़ते। इससे पिछला वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो मैक्सिमम आदमी लोग गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि वो PdV/dt की जगह डायरेक्ट क्या रख देगा, NR रख देगा, है ना? NR, T तो नीचे रहे, तो उसको डायरेक्ट NR लिख देगा, N1 लिख के R लिख के सॉल्व कर देगा। तो 3R/2 प्लस R कितना हो जाएगा, 3R/2 प्लस R 5R/2 आ जाएगा, और वो भी रहेगा ऑप्शन में। तो वो तो पूरा कॉन्फिडेंट आ रहे हैं भाई, बना लिए, है ना? तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखो जैसे सपोज करो कि एक गैस है जिसका है N1 मोल, कितना मोल, N1 मोल, और दूसरा गैस है उसका N2 मोल। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों को मिला दें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 मोल्स हो जाएगा ना। ठीक है, तो पहला है इक्विवेलेंट मोलर मास। तो देखो मोलर मास जो होता है वो क्या, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है तुम्हारा गिवन मास बाई मोलर मास, यही होता है ना। तो मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास बाई नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर तुम यहाँ पर इसका गिवन मास M1 था, कितना था, M1, और इसका गिवन मास कितना था, तो M2, तो इन दोनों को मिलाए तो टोटल मास कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2। तो हम यहाँ पर अगर मोलर मास जो निकालना चाहते हैं, कौन सा मोलर मास, इक्विवेलेंट मोलर मास, मतलब दोनों को मिलाने के बाद, तो इक्विवेलेंट मोलर मास इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल, यही होगा ना, हाँ? बोलो समझ आ रहा है? अच्छा, शुरू में जो तुम्हारा था इसका मास कितना था, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था, M1 कितना था, गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। M2 कितना था, गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। बोलो समझ आ रहा है? तो अगर हमको इक्विवेलेंट मास निकालना है
तो हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं या कुछ और आ रहा है? कुछ और आ रहा है ना? समझ आ रहा है? तो शुरुआत में जैसे इसका मास कितना था m1 और नंबर ऑफ मोल्स कितना था n1, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। जब दोनों को मिला देंगे तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट मोलर मास। तो इक्विवेलेंट मोलर मास के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास तो m1 प्लस m2 हो जाएगा ना, और मॉलिक्यूलर मास n1 प्लस n2, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स n1 प्लस n2। दोनों को मिला दिए टोटल मोल्स, दोनों को मिला दिए टोटल मास। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट है तुम्हारा इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर। हटा दे इसको। ये बताने का पर्पस तुमको समझ में आया क्या है? नहीं समझ, बताने का पर्पस समझ में आया क्या है? जैसे तुम ऐसा मत सोचना कि ऑक्सीजन है और एक और गैस है, क्या ले लें? कुछ और गैस ले लो, मान लो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या कुछ ऐसे, ठीक है। तो जब हम देखेंगे दोनों का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होगा। सपोज उनका n1 और n2 मोल्स दिया हुआ है और एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। अगर हम दोनों को मिला देंगे तो दोनों को मिलाने पर टोटल मास जो है वो ऐड हो जाएगा जो भी दिया हुआ है, टोटल मोल्स जो है वो ऐड हो जाएगा जो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे उसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जो मिक्सचर बनेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं सोचना कि दोनों का मॉलिक्यूलर मास को ऐड कर देंगे वही मिक्सचर का होगा, ऐसा नहीं सोचना, इसीलिए हम ये बताएं। कंक्लूजन समझ आ रखे है? तो तुम और चाहो तो यहाँ पे m1 की जगह ऐसा भी लिख सकता है, n1 m1 प्लस n2 m2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। बोलो समझ आ रहा है? तो ये तुम्हारा हो जाएगा इक्विवेलेंट मोलर मास। तो इसमें तुमको केवल अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है और गैस के बारे में पता है तो जो मिलाने के बाद जो बनेगा उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर, इसमें क्या है? इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है? U1 क्या होता है? N1 CV डेल्टा T, यही होता है ना। तो इंटरनल एनर्जी अगर तुमको निकालना है तो तुम जो भी टोटल इनिशियल है और टोटल जो भी पहला का है और जो भी दूसरा का है, हाँ CV अलग हो सकता है, दो अलग तरह का गैस हो सकता है ना, तो CV अलग हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज भी अलग हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना कि एक कम टेम्परेचर पे था, दूसरे ज़्यादा टेम्परेचर पे था, दोनों को मिला दिया, नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, मिल के कुछ नया बन जाएगा। दोनों का टेम्परेचर में अलग अलग चेंज देखने को मिल सकता है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर कुछ नहीं करना होता है, बस दोनों को, अरे एक का जितना इंटरनल एनर्जी था दूसरे का जितना इंटरनल एनर्जी था, दोनों मिला तो टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा ना। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। तीसरा क्या है? CV अभी पढ़ा है। CV क्या था? FR/2। तो देखो CV ऑफ ए मिक्सचर हम बता रहे हैं। सपोज मेरे पास दो गैस है, क्या है मेरे पास? सपोज दो गैस है, सपोज 2 गैसेस आर मिक्स्ड। सपोज ज़्यादा तेज पढ़ा रहे क्या? यस, हमको तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज है, बस हम पूछना चाह रहे हैं कि धीरे करना है, ये पूछ रहे हैं। क्यों? हमको नहीं लग रहा हम ज़्यादा तेज पढ़ा रहे। हम तुमसे इसलिए पूछे ताकि तुम बोलो कि हाँ धीरे करिए, तो वही करेंगे, नहीं तो ठीक है। सपोज 2 गैसेस आर मिक्स्ड, दो गैस को क्या किया हम लोग? मिक्स कर दिए। अब मिक्स कर दिए तो एक का एनर्जी हो जाएगा U1 इक्वल टू N1 CV1 डेल्टा T, U2 इक्वल टू N2 CV2 डेल्टा T। डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मान लो, ठीक है, फॉर बोथ गैसेस। फॉर दोनों के लिए चेंज इन टेम्परेचर हम सेम ले रहे हैं क्योंकि दोनों इनिशियली सेम टेम्परेचर पे था, मिलाने के बाद भी सेम टेम्परेचर पे, तो चेंज इन टेम्परेचर हम सेम यहाँ पे ले रहे हैं, उस केस के लिए बता रहे हैं। क्लियर है? तो डेल्टा U1 कितना हो जाएगा? N1 CV NCV डेल्टा T। डेल्टा U2 कितना हो जाएगा? NCV डेल्टा T। एक का N1 मोल था, दूसरे का N2 मोल था, दोनों को मिला दिए। तो जब मिला दिए तो टोटल जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा
या जो भी तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाए क्या, डेल्टा U1 प्लस डेल्टा, बोलो समझ आया। तो यहाँ पे तुम्हारा इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स इंटू CV ऑफ द मिक्सचर इंटू डेल्टा T। इसका क्या लिखेंगे, N1 CV1 डेल्टा T, और इसका क्या लिखेंगे N2, यहाँ से डेल्टा T कट जाएगा सब जगह से, तो CV ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू हो जाएगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाई N। ये N आ गया नीचे, डेल्टा T क्या हो चुका है, कट चुका है। तो यहाँ से CV ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा, N1 CV1 प्लस N2 CV2 बाई N1 प्लस N2। तो मिक्सचर का CV ऐसे निकाल लेंगे, बोलो समझ आ रहा है। डेल्टा T सेम लिए है, तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा। CP निकालना है तो क्या है इसमें, CV पता है, CP इक्वल टू R प्लस CV। जो CV है वो हम जानते हैं ना, प्लस R प्लस CV कर देंगे। तीसरा हम निकालना चाहते क्या, CP, तो CP इक्वल टू हो जाएगा R प्लस CV। तो CP इक्वल टू R प्लस CV कितना है जी, एलसीएम लेंगे तो N1R प्लस N2R प्लस N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो आगे बढ़ेंगे, देखो इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है N1, बचेगा R प्लस CV1, और इसमें से N2 कॉमन आएगा, बचेगा R प्लस CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो यहाँ से CP इक्वल टू ये देखो ये CP है, CP है ना, ये R प्लस CV को CP बोलते हैं। तो N1 CP1 है ये, और ये N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस, बोलो समझ आया। तो ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट या CP ऑफ द मिक्सचर। CP ऑफ द मिक्सचर ऐसे निकाल लेंगे, CV ऑफ द मिक्सचर इसके पहले वाला इंटरनल एनर्जी के लिए दोनों का इंटरनल एनर्जी को ऐड कर देंगे, और इक्विवेलेंट मोलर मास निकालने के लिए टोटल मास बाय टोटल मोल कर देंगे, ठीक है। और लास्ट क्या है, गामा। अभी गामा ऑफ द मिक्सचर चाहिए, तो गामा CV का वैल्यू क्या पढ़ा है तुमको, R बाई गामा माइनस 1, तो इसका यूज कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिखे थे NCV dt इक्वल्स टू N1 CV1 dt प्लस N2 CV2 dt। अभी इसमें इंटरनल एनर्जी इसमें था, थर्ड वाला ये आया था ना, थर्ड वाला में ये आया था ना। तो ये जो आया था इसमें से हम क्या करेंगे कि वैल्यूज को लिखेंगे, तो N CV की जगह क्या लिख देंगे, R बाई गामा माइनस 1 इक्वल्स टू N1 का वैल्यू N1 रहने दो, CV1 का वैल्यू क्या जाएगा, R बाई गामा 1 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा N2 R बाई गामा 2 माइनस 1, R कट जाएगा। तो N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है ना टोटल, तो इसको लिख देंगे N1 प्लस N2 बाई गामा माइनस 1 इक्वल्स टू N1 बाई गामा 1 माइनस 1, और इसको N2 बाई गामा 2 माइनस 1। तो इससे मेरा गामा ऑफ द मिक्सचर, यहाँ ये जो गामा एक है गामा ऑफ द मिक्सचर, बोलो समझ आ रहा है। तो इससे तुम गामा ऑफ द मिक्सचर आराम से निकाल सकते हैं। तो थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस में क्या है, पहला अभी ये थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस पहले बताए थे जिसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये सब का चेंज हम लोग देखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस। अगर लगे ज़्यादा तेज हो रहा है तो बता देना हमको, ठीक है। तो थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस उसी को बोलते हैं। इसमें आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो अगर मेरे पास आइडियल गैस है तो PV इक्वल टू nRT लिखेंगे। अब इस केस में हम बोल दिए प्रेशर कांस्टेंट है, NR तो कांस्टेंट होगा ही, तो यहाँ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ध्यान से देखो कि अगर हम एक खुला हुआ बर्तन में पानी गर्म करें, प्रेशर कुकर में नहीं, खुला हुआ बर्तन में पानी गर्म करें, तो क्या होगा कि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी यहाँ का जो तापमान है, यहाँ का तो यहाँ का तापमान एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। जब ये बॉयल होने लगेगा तब भी वहाँ का तापमान एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन हम डाल के
नहीं रखे, वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। जैसे यहाँ देखो, ये गैस है, इसमें लगा हुआ है पिस्टन, इसमें लगा हुआ है पिस्टन। जब हम इसको नीचे से हीट करेंगे ना, तो ये क्या होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसको फ्रीली एक्सपैंड करने दे दें, तब क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा। समझ रहे? तो यहाँ पर जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो अंदर में कांस्टेंट रहेगा। कब? जब हम इसको फ्रीली एक्सपेंड होने दें, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड। जैसे अब ये एक्सपेंड होना चाहता, हम दबा के रखें, प्रेशर जाहिर सा बात है बढ़ेगा। अभी तुमको आलू उबालना है, प्रेशर कुकर में डाल दो, ठीक, पूरा चारों तरफ से पैक कर दिया, पानी गर्म होना चालू। पानी जैसे जैसे गर्म होगा, वो क्या हो जाएगा कि तुम्हारा पानी जैसे गर्म होगा, पानी के गर्म होने से अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन वो ओपन नहीं है, ओपन नहीं है तो गैस को बाहर, अंदर से बाहर रिलीज करके प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाएगा जितना था पहले, तो अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया प्रेशर। तो वो क्या है, आइसोबैरिक नहीं है। आइसोबैरिक का मतलब वो होता है जिसमें कि आप प्रेशर को कांस्टेंट रहने दें, जिसका एक एग्जांपल हम यहाँ क्या लिखे हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन एन ओपन कंटेनर। नेक्स्ट, अब इस पे हम लोग बात करेंगे, इसका इक्वेशन वगैरह, ग्राफ वगैरह कैसा। देखो, जैसे मान लो कि हम एक फॉर्मूला लिखे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और इसमें से एनआर कांस्टेंट है और प्रेशर भी मान रहे कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब वी बाई टी का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दो गैसेस के लिए है ना, तो दो गैसेस के लिए V1 बाई T1 इक्वल टू, तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसको बोलेंगे चार्ल्स लॉ। क्या बोलेंगे? चार्ल्स लॉ। क्लियर है? अब सपोज करो कि हम यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच डायग्राम बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, इंडिकेटर डायग्राम या फिर पीवी डायग्राम। पिछले क्लास में बोले थे ना, ये पीवी डायग्राम को बोला जाता है इंडिकेटर, पीवी डायग्राम को बोला जाता है इंडिकेटर डायग्राम। तो इसमें तुम्हारा प्रेशर ऊपर जाएगा, हाँ, प्रेशर ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो प्रेशर ऐसा रहेगा ना। वॉल्यूम इनिशियली मान लो V1 था, फाइनली V2 हो गया, लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर था शुरू में वही तो बाद में भी है हर जगह, ना ग्राफ ऊपर जा रहा है ना ग्राफ नीचे जा रहा है, तो प्रेशर एक ही तरह से एक ही जगह पे रह के केवल वॉल्यूम में चेंज देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर हम तुमको बोलते कि पीवी डायग्राम तो ठीक है, वीटी का डायग्राम बनाए तो क्या होगा, वॉल्यूम वर्सेस टाइम का डायग्राम कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस केस में वीटी ग्राफ ऐसा होगा और पीवी ग्राफ वैसा होगा। समझ आ रहा है? अब इसमें वर्क डन भी होता है, वर्क डन भी होता है ना, तो वर्क डन देखो कैसा होगा। अरे वॉल्यूम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वर्क डन तो होगा ना। देखो, जैसे हम अभी पढ़ाए थे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी। हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऐसा नहीं है ना कि हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर पी के जगह पे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कुछ रखना पड़ेगा, ये सब झमेला इसमें नहीं है। प्रेशर कांस्टेंट है, बस चेंज इन वॉल्यूम देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो केवल चेंज इन वॉल्यूम देख लेने से ही मेरा वर्क डन इजिली आ जाता है। और पीवी इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से अगर जाएगा तो इसको तुम एन आर डेल्टा टी भी लिख सकता है। बोलो क्लियर है? तो ये वर्क डन हो जाएगा किस केस में, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। और यहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल टू यू का वैल्यू क्या होता है जी, एन सी बी डेल्टा टी, और डब्ल्यू क्या गया, एन आर। तो इस फॉर्मूला से हम हीट भी निकाल पाएंगे किस केस में, आइसोबैरिक प्रोसेस में। यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट डाउट है तो बोलो। क्लियर है पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर। देखो, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे, मतलब कंटेनर का साइज को फिक्स, उसके बाद कुछ कर रहे हैं तो उसमें जगह नहीं बढ़ पाएगा। जिस जगह में गैस को रेस्ट्रिक्ट करके रखे
वो जगह में ना बढ़ोतरी होगा ना कमी होगा। तो अगर ऐसा कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसको बोलेंगे आइसोकोरिक। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर देखो गैस मॉलिक्यूल्स पूरा इधर से उधर फैला हुआ है, लेकिन हम इसका जो जगह है उसको बाउंड्री से पूरा घेर दिए। तो यहाँ पर क्या है, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस ऑकरिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो उसको बोलेंगे आइसोकोरिक। हीट गिवन टू ए सिस्टम विथ फिक्स्ड वॉल्स, ये चारों तरफ दीवार है, यहाँ पे जो भी गैस मॉलिक्यूल्स है उसको उसी के अंदर में चेंज का सामना करना पड़ेगा। ठीक, जो भी करो तुम, जो भी चेंज कराओ उसमें, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है जिसमें गैस रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें चेंज नहीं मिलेगा मेरे को। तो उस टाइप का प्रोसेस को बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, इसको बोलते गेलुसैक लॉ। तो यहां पर जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, कांस्टेंट, और पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़े थे हम। अगर तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट है और ये तो कांस्टेंट है ही, तो प्रेशर और टेम्परेचर यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आ रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके हिसाब से अगर देखें तो P/T का रेशियो होगा कांस्टेंट, और दो गैसेस के लिए या दो पॉइंट्स के लिए P1/T1 इक्वल टू, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इतना समझ में आया। अब अगर हम इसका पीवी डायग्राम बनाते हैं, जिसको इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं, तो पीवी डायग्राम में मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ग्राफ ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, और ग्राफ नीचे आ रहा है तो प्रेशर घट रहा है। ठीक है, समझ रहा बात या नहीं? तो ऊपर जा रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। समझ रहा है? नीचे जा रहा तो वॉल्यूम, नीचे जा रहा तो प्रेशर घट रहा है, तो टेम्परेचर भी घट रहा होगा। समझ आ रहा है? इसमें कोई वर्क डन होगा जी, क्योंकि जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं किया है तो वर्क डन तो P डेल्टा V होता है ना। तुम चाहे प्रेशर को कितना भी बढ़ा दो या घटा दो, जब वॉल्यूम ही नहीं चेंज हुआ तो वर्क डन 0 हो गया। समझ गया? और जो फर्स्ट लॉ है उसके हिसाब से डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस W, ये 0 है। तो हीट गिवन इज कन्वर्टेड इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो भी हीट देंगे वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाएगा। जो भी हीट देंगे वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में यूज हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी का चेंज होना मतलब टेम्परेचर का चेंज होना। समझ आ रहे हैं? इंटरनल एनर्जी क्या है, NCV डेल्टा T। तो डेल्टा T हुआ मतलब वही हुआ ना, डेल्टा U हुआ। बोलो क्लियर हो रहा है? ज़्यादा तेज पढ़ रहे हैं हम लोग? ठीक है, हाँ। तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T, और डेल्टा Q भी NCV डेल्टा T। बोलो समझ आ रहे हैं? प्रेशर कुकर होता है, उसमें तुम क्या करता, वॉल्यूम फिक्स कर दिया। क्या तुम प्रेशर कुकर में आलू उबालने चढ़ा, प्रेशर कुकर बड़ा हो गया? जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा ना, जितना वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम को कर दिए फिक्स, अब उसमें चालू कर दिए हीट देना। जितना हीट में जो भी हीट दे रहे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा। जैसे खुला बर्तन में तुम आलू उबालो, उसमें प्रेशर तो उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर होता नहीं है, उस हिसाब से टेम्परेचर भी नहीं प्रोड्यूस हो पाता है। लेकिन उसमें क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आराम से खाना बन जाएगा। समझ आया? तो ये हो गया तुम्हारा आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, इसका अगर हम VT ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा? जैसे मान लो इधर V है और इधर टेम्परेचर है, ऐसा हो जाएगा। तो इधर में वॉल्यूम ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है कि टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। ऐसे रहेगा तो टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। समझ गया ना? तो अलग अलग ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है PV ग्राफ, इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, अगला प्रोसेस क्या हम लोग का? अगला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस भाई देख लो हो क्या रहा है। देखो हो क्या रहा है,
इसमें तुमको टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं दिखेगा। ये एक्सपेंड हो रहा है और ये कॉम्प्रेस हो रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है और ये कॉम्प्रेस हो रहा है। ये जो दीवार है कैसा है? डायाथर्मल। एक दीवार होता है अंबुजा सीमेंट का, जिसको तोड़ना नामुमकिन है ना? क्या? तो बांगर वांगर है ना। तो जो यहाँ दीवार है वो डायाथर्मिक है, ठीक है। डायाथर्मिक दीवार का मतलब बताए थे। डायाथर्मिक दीवार वो होता है जिससे हीट का एक्सचेंज हो सके, हीट का लेना देना आगे पीछे हो सके। तो यहाँ पर देखो कि जो टेम्परेचर ऑफ द गैस है वो टी पे ही बना हुआ है। एक्सपेंशन हुआ, कॉम्प्रेशन हुआ, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। ये तभी पॉसिबल है जब दीवार डायाथर्मिक हो। अगर दीवार एडियाबेटिक होगा तो जो अंदर का हीट है वो एक्सचेंज कैसे होगा बाहर के साथ? हीट का लेना देना कैसे होगा? जब हीट का लेना देना ही नहीं होगा और तुम उसको हीट देते जा रहा कैसे रहेगा टेम्परेचर कांस्टेंट? तो यहाँ पर जो एरो तुम देख रहा ना ऐसे, इसका मतलब हीट का आना जाना लगा हुआ है दीवार से, तभी जाके इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। समझ आ रहा है? तो इसका एग्जांपल क्या है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस बनाना है। अच्छा, ये आइस का फॉर्मेशन वाटर से बहुत फास्ट होता है या स्लो होता है? स्लो प्रोसेस। तो जनरली जो भी आइसोथर्मल प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है। समझ गया? ऐसा नहीं कि एकदम पानी ले जाके फ्रिज में रखा और तुरंत जैसे ही रखा गेट बंद किया फिर गेट खोल के निकाली, ऐसा नहीं होता है। आइस जमने के लिए थोड़ा टाइम लगता है और वो प्रोसेस स्लो होता है, क्योंकि हमको टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो हीट एक्सचेंज का समय देना पड़ेगा ना भाई। नहीं समझा? हीट एक्सचेंज का समय देना पड़ेगा ना। कोई आकर के तुमको एक झापड़ मारा खींच के, पूरा यहाँ हीट प्रोड्यूस हो जाएगा? नहीं होता है हीट प्रोड्यूस। होता है गरम हो जाएगा गाल, नहीं होता जी। वो एकदम सडन प्रोसेस। क्या है वो? सडन प्रोसेस, सडन प्रोसेस। मतलब इतना फास्ट है कि वहाँ पे जब वो टकराया तो हीट एक्सचेंज नहीं हो पाया, तो टेम्परेचर वहाँ का बढ़ गया। आ रहा समझ में? और क्या एग्जांपल दे? बस इतना काफ़ी है। तो ये तुम्हारा समझ है, आइसोथर्मल में तुमको तापमान में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ये स्लो प्रोसेस होगा और इसमें जो है हीट एक्सचेंज होने के लिए माध्यम होना चाहिए। अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाएंगे। और क्या बोले? स्लो प्रोसेस है। हाँ, स्लो प्रोसेस है। टेम्परेचर एक्सचेंज होना चाहिए इजिली, ठीक है। अगर फास्ट होगा तो टेम्परेचर एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज होने का समय नहीं मिलेगा, जिससे टेम्परेचर में राइज हो जाएगा। फास्ट है जैसे साइकिल में हवा देते, फास्ट है, गर्म हो जाता होता है ना। टायर फट गया, फास्ट प्रोसेस, रैपिड एक्सपेंशन, रैपिड कंप्रेशन। तो वो सब तुम्हारा क्या है? रैपिड है। लेकिन ऐसा प्रोसेस ये नहीं है। ये कैसा प्रोसेस? एकदम स्लो इसलिए है क्योंकि हीट का एक्सचेंज होना जरूरी है, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना। क्लियर है? चलिए, ये हो गया तुम्हारा। इसमें अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब डेल्टा टी इक्वल टू 0। टेम्परेचर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला तो डेल्टा टी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तुम लोग दिख रहा है इधर? तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ पीवी इज कांस्टेंट। तो हम 2 पॉइंट्स के लिए अगर लगाएंगे तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। बोलो, समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ, ठीक।
प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट। अब अगर हम यहाँ ग्राफ बनाना चाहते हैं 2 पॉइंट मतलब पीवी ग्राफ, कौन सा ग्राफ? पीवी। तो पी और वी का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? इसको बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं इसको? आइसोथर्म। ठीक है, यहाँ पर मेरा पी और वी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। पीवी कांस्टेंट मतलब पी और वी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा। क्लियर है? चलो अभी एक और चीज तुमको यहाँ पे बताना है कि अगर हम तुमसे पूछे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम बोलेगा सर डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, यही होता है। तो तुमको टेम्परेचर यहाँ क्या दिख रहा है? कांस्टेंट। तो डेल्टा टी तो जीरो होगा। तो अगर डेल्टा टी जीरो है दैट मीन्स हाँ है कांस्टेंट। टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही बोल रहे हैं। क्या बोलूं ना? हाँ तो टी कांस्टेंट है, डेल्टा टी क्या हो जाएगा? जीरो। तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे इसको? अनडिफाइंड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज अनडिफाइंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, वाटर का सी का वैल्यू कितना होता है? 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। बहुत ज्यादा है। पानी पूरा हीट लेगा गर्म होने के लिए, समझ गया? गर्म होने के लिए पूरा हीट लेगा वो। अगर किसी का सी इनफाइनाइट है, इसका क्या मतलब है? हीट लेते रहेगा, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। वही तो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइस का फॉर्मेशन पानी में या पानी का फॉर्मेशन आइस में, पानी का उबलना। 10,000 लीटर पानी ले लो, उबालते रहो 100 डिग्री पे उबलते रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस, देते रहो हीट। तो उसके लिए हम ये नहीं करें, वाटर के लिए, उस प्रोसेस के लिए सी इनफाइनाइट। जब वाटर से स्टीम में कन्वर्जन हो रहा है या स्टीम से वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, जब आइस से वाटर जा रहे हैं या वाटर से आइस जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान सी इनफाइनाइट होता है। हाँ, समझ आ गया सबको? अब एक बात और हमको तुमको यहाँ बताना है कि अगर हम PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है और हम यहाँ पे कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब एक बार P को कांस्टेंट मान के dV का डिफरेंशिएशन और एक बार V को कांस्टेंट मान के P का डिफरेंशिएशन, तो ये इक्वल टू K का 0 हो जाएगा, क्योंकि K क्या है? कांस्टेंट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको उधर भेज देंगे, तो VdP इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ PdV। फिर हम वहां से dV को नीचे ले आएंगे और V को उधर नीचे भेज देंगे, तो dP बाई dV इक्वल टू हो जाएगा माइनस P बाई V। तो ये dP बाई dV क्या है तुम्हारा? स्लोप है। और ये स्लोप कितना आया? dy बाई dx को ही स्लोप बोलते हैं ना। तो dP बाई dV ही तो तुम्हारा स्लोप हुआ ना भाई यहाँ पे। तो ये कितना होगा? माइनस P बाई V। तो अगर तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा जी? किसका स्लोप? P और V का स्लोप। हाँ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस P बाई V। तो अभी तुमको क्या क्या बताया? पहला, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर 0, P1 V1 का रेशियो, P1 V1 का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, है ना? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V रहेगा, स्लोप ऐसा कर्व होगा, इसका नाम आइसोथर्म होगा, C का वैल्यू इनफाइनाइट होगा और dP बाई dV स्लोप होगा, स्लोप का वैल्यू माइनस P बाई V। इतना बताया तुमको आइसोथर्मल। बोलो क्लियर है? 5 मिनट और है, ठीक है 5 मिनट और है, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद एडियाबेटिक प्रोसेस। वो बड़ा है और हमको फिर एडियाबेटिक में और आइसोथर्मल में रिलेशन करना होगा स्लोप का,
और पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो उसको फिर हमको पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, क्यों होता है वो भी निकाल के बताना है मेरे को। और तुमको ये भी बताना है कि पीवी टू द पावर गामा अगर कांस्टेंट है तो उससे स्लोप डीपी बाई डी कैसे निकालेंगे। तो इसलिए आज नहीं करेंगे उसको, क्योंकि आज अगर हम 5 मिनट में कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको आगे अगले दिन ही करेंगे, ठीक है ना। ये सब आसान था, ये तुमको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कन्फर्म है मेरे को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगला जो प्रोसेस है तुम्हारा ये एडियाबेटिक है। अब इस एडियाबेटिक को समझने के लिए हमको थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताना पड़ेगा तुमको। तो ये एडियाबेटिक पढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे तो साइक्लिक पढ़ेंगे। साइक्लिक में ज़्यादा कुछ है नहीं, पहले भी डिस्कस कर चुके। उसके बाद हम लोग वो टेबल बनाएंगे एक बार, वर्क किस में कितना आया और किस में क्या कांस्टेंट था, ये सब देख लेंगे। फिर लास्ट में जाके एफिशिएंसी पढ़ के इधर का हो जाएगा। फिर अगले क्लास में हीट इंजन। हाँ, मतलब ये जो अभी जो छूटा है इस क्लास का, वो आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर हीट इंजन चालू कर देंगे हम लोग। हाँ, वो सब उसी में करेंगे। बोलो समझ आया सबको। तो ये तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, और थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तुम बना पाएगा, ठीक है। तुमको भी लग रहा होगा पढ़ के कि हाँ ठीक चैप्टर है, ज़्यादा मतलब उल्टा पुल्टा कुछ नहीं है इधर, एकदम सीधा साफ चैप्टर है, शरीफ चैप्टर है। और कुछ कुछ चैप्टर तो पता ही है तुम्हारा थोड़ा टेढ़ा टाइप का। तो थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सीधा साधा चैप्टर है, इसको अगर ढंग से हम कर लेते, सारा फॉर्मूला वगैरह याद कर लेते, तो समझने में भी आसान हो जाएगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते तो एग्जाम में बनाने के लायक भी हम लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में, क्लास ओवर।